हाँ, तो हम लोग शुरू करते हैं पद की परिभाषा। जब कोई शब्द देखिए, जब कोई शब्द व्याकरण के जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों कॉमा प्रत्यय जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों कॉमा प्रत्यय कॉमा उपसर्ग किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ करो। लिखे, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों प्रत्यय कॉमा उपसर्ग वचन कॉमा दे देकर लिखेंगे लिंग कारक। जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों यानी व्याकरण के नियमों में कौन कौन से नियम? प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, कॉमा पुरुष आदि में बंधकर ब के ऊपर चंद्र बिंदु होगा, बंधकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है कॉमा वाक्य में प्रयुक्त होता है कॉमा तो वह शब्द स्वतंत्र शब्द न रहकर पद की संज्ञा पाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों, अब वो नियम कौन कौन से हैं? प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, पुरुष आदि में बंध कर किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वह शब्द स्वतंत्र शब्द न रहकर पद की संज्ञा पाता है। अब जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूं कि बंदर, सिर्फ बंदर शब्द मैंने कहा तो ये शब्द होगा ना। बंदर कहने से क्या पता चल रहा है? किसी जानवर का नाम बंदर। लेकिन जब मैं कहूंगी बंदर कूदता है, बात आ रही समझ में? जब मैंने कहा कि बंदर कूदता है, यानी बंदर शब्द जो है कूदता है, उसके साथ दो शब्द और लग गए, तो ये बंदर शब्द जो है वो स्वतंत्र न रहकर अब ये पद बन गया जब किसी वाक्य में प्रयुक्त हो गया व्याकरण के नियमों के अनुसार। यानी बंदर शब्द जो है वो एक वचन है, पुल्लिंग है और कूदने की क्रिया कर रहा है, तो ये जो है बंदर शब्द जो है ये व्याकरण के नियमों में बंध गया और नियमों में बंधने के बाद ये स्वतंत्र शब्द जो है वो बन गया पद। बात आ रही समझ में? उसके बाद सुभाष पत्र लिखता है। सुभाष मान लीजिए एक नाम है, तो मैंने जब कहा कि सुभाष, सिर्फ सुभाष कहा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भाष में सु उपसर्ग लग के बन गया सुभाष, एक नियम ये बन गया। उसके बाद वचन, ये कौन सा वचन है? एक वचन है। लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। हाँ, तो इस तरह से ये व्याकरण के नियम इसके साथ बनते गए। एक सुभाष शब्द से व्याकरण के इसमें नियम बने और इस तरह से सुभाष पत्र लिखता है। जब इसके साथ पत्र बन गया, लिखता है, ये सारे शब्द जब जुड़ गए तो सुभाष जब एक वाक्य में प्रयुक्त जब हो गया तो अब ये स्वतंत्र अस्तित्व अपना खो दिया, अब इसकी स्वतंत्रता समाप्त हो गई।
और वाक्य में आने के साथ ही बहुत सारे नियमों में बंधकर, व्याकरण के नियमों में बंधकर जैसे ही सुभाष शब्द वाक्य में प्रयुक्त हुआ तो ये बन गया, क्या बन गया? शब्द से पद बन गया। बात आ रही समझ में? तो इस तरह से एक शब्द है सन्यासी। अब जब हम लिखते हैं कि, चलिए उदाहरण में आपको लिखिए, पहला उदाहरण जैसे लिखने के बाद डैश देकर लिखिए, सन्यासी दंत स अनुस्वार आधा न य आकार दंत स दीर्घिकार। सन्यासी सोता है, सन्यासी सोता है। उसके बाद दूसरा, शेर दहाड़ रहा है, शेर दहाड़ रहा है। पूर्ण विराम। सन्यासी सोता है, शेर दहाड़ रहा है। अब नीचे लिखिए, यहाँ सन्यासी और शेर, यहाँ सन्यासी और शेर, यहाँ सन्यासी और शेर शब्द, यहाँ सन्यासी और शेर शब्द विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होकर, विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होकर, विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। विभिन्न वाक्यों में प्रयुक्त होकर पद के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, पद के रूप में प्रयुक्त हो गए हैं। यानी कोई भी शब्द जब वो स्वतंत्र रहता है तो वो शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जो होता है वो शब्द कहलाएगा। लेकिन जैसे ही कोई शब्द व्याकरण के नियमों, यानी प्रत्यय, उपसर्ग, वचन, लिंग, कारक, इनमें से इतने सारे नियमों में से कोई भी एक दो नियम में यदि वो बंध कर किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो अपना स्वतंत्र शब्द जो है, अब वो स्वतंत्र न रहकर क्या बन जाता है? पद बन जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको कि कोई भी स्वतंत्र शब्द जब तक वो स्वतंत्र रहता है तब तक वो शब्द कहलाता है। लेकिन जैसे ही वो व्याकरण के नियमों में बंधकर, अब वो नियम कुछ भी हो, सिर्फ मान लीजिए पुल्लिंग ही रहता है, एक वचन ही रहता है, यानी कोई भी व्याकरण के नियमों में जैसे ही वो बंधता है वह शब्द जो है स्वतंत्र न रहकर पद की संज्ञा पाता है, पद बन जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ, सबको समझ में आ गया? अब उसके बाद लिखिए पद के प्रकार। पद के प्रकार लेकर डैश दें। पद के प्रकार देखिए, हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। डैश, हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात मैं तुम लोगों से पूछना चाहती हूँ। अभी सबके ग्रुप पर मार्क्स के बारे में डाल दिया गया है ना, कितने मार्क्स का सब कुछ रहेगा एग्जाम में, सब लोग देखे हो? सारे सब्जेक्ट्स के लिए वो फॉलो हो रहा है। सेक्शन ए जो है वो एमसीक्यू रहेगा 10 मार्क्स का। आ रही बात समझ में? सेक्शन बी जो है वो 10 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, और वो आप आंसर जो है 1 वाक्य में लिखिए या 2 वाक्य में लिखिए। आ रही बात समझ में? अगर आपका उत्तर 1 वाक्य में पूरा हो जाता है तो 1 वाक्य ही लिखेंगे। अगर लगता है कि नहीं इस उत्तर में मुझे 2 वाक्य लिखने की आवश्यकता है तो 2 वाक्य लिखेंगे। बात आ रही समझ में? और सेक्शन सी जो है वो विस्तृत उत्तर है, उसमें 70 से 80 शब्द लिखने हैं आपको, और उसमें आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। तो इस तरह से कुल 40 मार्क्स का आपका टेस्ट हो रहा है। बात आ रही समझ में? सबको समझ में आई मेरी बात? हाँ हाँ, तो इस तरह से आपका ये सारे सब्जेक्ट्स में इस तरह से होगा। सिर्फ आईटी में 25 मार्क्स का हो रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल बेस्ड ये सब्जेक्ट है इसलिए। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग, ये नहीं कि 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का 1 वाक्य लिखना है, 2 वाक्य लिखना है, तो आप 2 वाक्य लिखेंगे आराम से, आंसर पूरा होना चाहिए। ठीक है, और स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए, उसमें ध्यान देंगे आप।
और 5 मार्क्स का भी जो क्वेश्चन है उसमें भी वर्तनी की अशुद्धियाँ कम से कम, कोशिश आपकी होनी चाहिए कम से कम हो, तो अच्छे मार्क्स की उम्मीद करेंगे आप लोग। और किसी से किसी भी तरह की कोई पूछ पाछ नहीं करनी है, अपनी योग्यता पर भरोसा रखें, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, एमसीक्यू वगैरह भी जो है, और समय का ध्यान रखेंगे, समय के अंतर्गत ही आपको टेस्ट देना है, ये नहीं कि समय आपका बीत गया और आप टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। तो चलिए देखिए इस तरह से कि हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, लिखते जाइए नंबर से, संज्ञा, सर्वनाम, कॉमा दे देकर लिखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया, कॉमा देकर लिखेंगे, क्रिया, एवं अव्यय, अ आधा व य, एवं अव्यय। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं अव्यय। चलिए अब लिखिए, संज्ञा लेकर हेडिंग दीजिए। ये आप सबको पता होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार लिखा दे रही हूँ, उसका सारांश ही लिखवा दे रही हूँ। संज्ञा, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा पता है ना, किसे कहते हैं संज्ञा? चलिए पहले संज्ञा के बारे में लिखिए। हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए लिख लीजिए, संज्ञा लेकर डैश दीजिए, उसके बाद उसकी परिभाषा भी लिख लें। किसी व्यक्ति, वस्तु, कॉमा दे देकर, और जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे आप लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कॉमा, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, इस सब में कॉमा होगा, अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे, जैसे लेकर डैश, जैसे राम, चांदी, पुस्तक, दिल्ली। किसी के माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। राम, चांदी, पुस्तक, दिल्ली आदि। राम, चांदी, पुस्तक, दिल्ली आदि। इसमें राम हो गया वस्तु, सॉरी व्यक्ति हो गया, चांदी हो गया आपका, क्या हो गया, चांदी द्रव्य हो गया ना, वस्तु हो गया, वस्तु में चांदी, द्रव्य, धातु, धातु कहिए, धातु हो गया मेटल, द्रव्य तो इसमें तेल हो जाएगा, पानी हो जाएगा। उसके बाद पुस्तक, पुस्तक वस्तु हो गया, दिल्ली स्थान का नाम हो गया। तो इस तरह से जो भी वस्तु, व्यक्ति, भाव, भाव में जैसे आ गया आपका घृणा, प्रेम, ठीक है। अब लिखिए, संज्ञा के 5 भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, संज्ञा के 5 भेद हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक वर्तनी सही लिखेंगे, आधा व य, क त संयुक्त हर्षवीकार, क त संयुक्त का मतलब आधा क त, उसमें हर्षीकार, व करवा च क, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा, जाति में त में हर्षवीकार होगा, ज का जा, त हर्षवीकार। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको मैं सिर्फ समझा दे रही हूँ आप लोगों को, ये सब पता होगा आप लोगों को, फिर भी मैं आप लोगों को एक बार समझा दे रही हूँ कि संज्ञा के जो कुल 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु विशेष का ज्ञान होता है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है।
किसी खास व्यक्ति, विशेष मतलब किसी खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का ज्ञान कराने वाले जो शब्द होते हैं वे कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे हिमालय पर्वत, अमेरिका, गंगा, ये सारे खास हैं, क्योंकि फिर गंगा भी ज़्यादा नहीं, एक ही है, हिमालय भी एक ही है, अमेरिका भी एक ही है। तो इस तरह से जो खास व्यक्ति, खास वस्तु, खास स्थान का नाम जो है वो संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा है जातिवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की जाति का बोध हो वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का कहने से संसार में जितने लड़के हैं उनका बोध होता है, पहाड़, नदी कहने से जितने नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, विद्यालय कहने से जितने विद्यालय हैं, इन सब का बोध होता है। शिक्षक, पुस्तक, यानी जिन शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पूरी जाति का बोध हो वे जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। सबको समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, हेलो। नेक्स्ट, भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे स्नेह, बल, मिठास, हरियाली, शीतलता, मित्रता, क्रोध, ये सारे क्या है? भाव हैं। तो ये स्थान के गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का पता चलता है वे भाववाचक, जिनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन छू नहीं सकते। तो इस तरह से ये भाववाचक। समूहवाचक, यानी समूह यानी भीड़। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, मेला, सभा, जहाँ एक से ज्यादा लोग हों, भीड़ का जहाँ पर बोध हो। वैसे शब्द जो भीड़ का बोध कराते हों, जैसे दल, गुच्छा, गिरोह, कक्षा, ये सब जहाँ एक से ज्यादा लोग रहते हैं, जहाँ समूह में, वो समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य या तरल पदार्थ का बोध होता है वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसमें सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, दाल, चावल, ये सारे जो हैं द्रव्यवाचक, किसी तरल या द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से संज्ञा जो है वो 5 भेद हुए। समझ में आया सबको? बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। चलिए अब दूसरा लिखिए। संज्ञा का भेद हो गया, इसके बारे में भी आपको जानकारी है ही, आप कक्षा 3, 4, 5 से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, कौन आदि। मैं, वह, तुम, यानी संज्ञा के स्थान पर जो भी। अब बार बार जैसे श्याम अच्छा बच्चा है, श्याम पढ़ने में बहुत तेज है, श्याम बहुत तेज दौड़ता है, तो बार बार हम एक ही शब्द को श्याम 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 संज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे बार बार। तो उसके जगह पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कहते हैं। समझ में आई बात? अब लिखिए, सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम नंबर 1। इसके बाद डैश देकर लिखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, कौमा, सुनने वाले, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, कौमा, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो, सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो,
उसके लिए किया जाता है, अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो उसके लिए किया जाता है, कौमा वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कहने वाले, कौमा सुनने वाले अथवा जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो उसके लिए किया जाता है, कौमा वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सब लोग लिख रहे हो बच्चों कि नहीं लिख रहे हो? बोलो। वर्तनी सही सही लिख रहे हो ना? जहाँ वर्तनी में कोई दिक्कत होगी मुझे कहेंगे, मैं बता दूंगी। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हैं पे अनुस्वार भी आप लोग देना सीखे हैं, अनुस्वार को आप लोग छोड़ देते हैं। पूर्ण विराम। इसके 3 भेद हैं, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसके भी 3 भेद हैं। इसके भी 3 भेद हैं। आप लोग इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, पढ़े हैं ना? इंग्लिश में पढ़े हो। फर्स्ट पर्सन यानी कहने वाला, सेकंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष जिसके बारे में जो सुन रहा है, और थर्ड पर्सन अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है। तो इसमें अब क नंबर में लिखिए। इसके 3 भेद हैं, इसको अब लिखिए क के अंतर्गत लिखिए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष लिखकर डैश दें। क उत्तम पुरुष, छोटा उ त संयुक्त म, उत्तम पुरुष। सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या कहने वाले का बोध होता है, सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या कहने वाले का बोध होता है, सर्वनाम के जिस रूप से बोलने या कहने वाले का बोध होता है, कौमा वह उत्तम पुरुष कहलाता है। वह उत्तम पुरुष कहलाता है, कौमा जैसे मैं छोटा था। मैं छोटा था। जैसे मैं छोटा था, मैं के नीचे अंडरलाइन आप लोग कीजिए और उसके बाद लिखिए उसके नीचे, यहाँ मैं उत्तम पुरुष है, यानी फर्स्ट पर्सन आई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई। यहाँ मैं उत्तम पुरुष है। अर्थात बोलने वाले का, जो भी सर्वनाम अपने बारे में जब बोलता है तो उसका बोध होता है तो वो उत्तम पुरुष कहलाता है। क के बाद लिखिए ख, मध्यम पुरुष यानी बीच का। मध्यम का मतलब होता है बीच का, यानी जो सुनता है, वक्ता की बातों को सुनता है, बोलने वाले की बातों को सुनता है, वो कहलाता है मध्यम पुरुष। तो लिखिए सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है, सर्वनाम के जिस रूप से सुनने वाले का बोध होता है, कौमा वह मध्यम पुरुष कहलाता है। वह मध्यम पुरुष कहलाता है, यानी बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष। जैसे आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, प्रश्नवाचक चिन्ह। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई। चलो इसके बारे में लिखो। यहाँ आपकी को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में, यहाँ आपकी मध्यम पुरुष है, यानी ये सुन रहा है। आपकी मध्यम पुरुष है। उसके बाद लिखिए ग, अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हेडिंग देंगे, अन्य यानी थर्ड, तीसरा। पहला हो गया बोलने वाला, दूसरा हो गया सुनने वाला और तीसरा हो गया अन्य पुरुष। सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग
किसी अन्य के लिए किया जाता है। सर्वनाम के जिस रूप का प्रयोग किसी अन्य के लिए किया जाता है, किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह अन्य पुरुष कहलाता है। यानी थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, किसी अन्य के बारे में, किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी अन्य के लिए, वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे जैसे वह 9वीं जमात में थे। वह 9वीं, 9 में औ की मात्रा अनुस्वार, वह दीर्घिकार। वह 9वीं जमात में थे। वह 9वीं जमात में थे। पूर्ण विराम। यहाँ वह को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखो। यहाँ वह अन्य पुरुष है। यानी पहले में जो उत्तम पुरुष, मैं जो है वो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष आपकी वह घोर तपस्या, यानी जिसको कहा जा रहा है जो सुनने वाला व्यक्ति है वो आपकी। उसके बाद तीसरा अन्य पुरुष, मैंने ना बोलने वाला ना सुनने वाला, बल्कि कोई तीसरे के बारे में बात हो रही है, वह अन्य पुरुष हो गया। जैसे वह 9वीं जमात में है, यानी ना बोलने वाला 9वीं जमात में है ना सुनने वाला, बल्कि एक तीसरे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, तो इसलिए वह अन्य पुरुष है। समझ में आ गया बच्चों सबको? हाँ, तुरंत रेस्पॉन्स करो तुम लोग। नेक्स्ट, ये तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। ये जो सर्वनाम के 6 भेद है ना, तो पहला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके अंतर्गत ये 3 हो गए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब दूसरा लिखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी वैसे सर्वनाम शब्दों के बारे में जिसके बारे में निश्चित रूप से कोई बात कही जाए, उसको निश्चयवाचक लिखिए। जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूर के, जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का, जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत स्पष्ट होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से पास अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का, सिर्फ व्यक्ति ही नहीं और सिर्फ वस्तु ही नहीं बल्कि दोनों होंगे, व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चित संकेत स्पष्ट होता है, निश्चित संकेत स्पष्ट होता है, कौमा, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित संकेत स्पष्ट होता है, कौमा, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे मेरे बड़े भाई हैं। वे मेरे बड़े भाई हैं। वे मेरे बड़े भाई हैं। यहाँ वे निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी वे उन्हीं के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है कि वे मेरे बड़े भाई हैं, इसमें किसी तरह का कोई अनिश्चय का स्थान नहीं है। निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि वे मेरे बड़े भाई हैं। उसके बाद तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ये अपने आप में ही पूरा है। अनिश्चय, यहाँ जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता, वहाँ अनिश्चय सर्वनाम होते हैं। तो लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का पता नहीं चलता, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का पता नहीं चलता, कौमा, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का पता नहीं चलता, कौमा, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ परिंदे शहर छोड़कर चले गए। कुछ
परिंदे शहर छोड़कर चले गए। कुछ परिंदे, परिंदे शब्द का क्या अर्थ होता है बताइए? परिंदे शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, पक्षी। हाँ, कुछ परिंदे शहर छोड़कर चले गए। यहाँ कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। उसके बाद चौथा लिखिए संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वैसे सब जो संबंध बताते हो, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, कॉमा, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, जिन सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से प्रकट हो, यानी वैसे शब्द, वैसे सर्वनाम शब्द जैसे वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट हो, कॉमा, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे यह तो जनरल के भाई का है, यह तो जनरल के भाई का है, कॉमा, यह तो जनरल के भाई का है, कॉमा, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे थे। यह तो जनरल के भाई का है, कॉमा, जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे थे। जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे थे। अब अंडरलाइन आपको कर लीजिए, यह और जो, यानी यह का संबंध किसके साथ बता रहा है? जो के साथ, कि यह तो जनरल के भाई का है जो थोड़ी देर पहले यहाँ पधारे थे। यहाँ यह और जो संबंधवाचक सर्वनाम है, यानी यह का संबंध जो के साथ बता रहा है। यहाँ यह और जो संबंधवाचक सर्वनाम है, आपसी संबंध है। उसके बाद लिखिए पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक ये अपने आप में ही है। प्रश्नवाचक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कॉमा, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कॉमा, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पूर्ण विराम। जैसे चिल्ला कौन रहा था, चिल्ला कौन रहा था, कौन को अंडरलाइन कर दीजिए। चिल्ला कौन रहा था। अब लिखिए, यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन को सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख देंगे। यहाँ कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि चिल्ला कौन रहा था, तो यहाँ कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 6 नंबर निजवाचक। निजवाचक, न हर्षी का नीज, निजवाचक। अब बाकी जो रहेगा वो फ्राइडे को फिर मैं क्लास में पढ़ाऊंगी, कल तो क्लास रहता नहीं है। निजवाचक जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराते हैं, यानी अपने बारे में जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराते हैं, कॉमा,
वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराते हैं, कॉमा, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध कराते हैं, कॉमा, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। मुझे अपना अपराध स्वीकार है। यहाँ अपना निजवाचक सर्वनाम है। यहाँ अपना निजवाचक सर्वनाम है।